तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है वो ठीक ठाक से चल रही है। ठीक है। यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह जो वीडियो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 17 फरवरी 2024 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर जो जीएस के जो क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में कराऊंगा। आप इस वीडियो को देखो और समझो कि यूपी पुलिस किस प्रकार का क्वेश्चन जीएस में पूछता है और आने वाले एग्जाम में कैसा पूछेगा। ठीक है। अगर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन हम करते हैं, किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, तो दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। पहली बात तो एक सिलेबस और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तो आप दोनों चीजों को फॉलो करें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताना। आपके सामने ये चार ऑप्शन है। ठीक है। और चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। यह जो मैंने पीपीटी बनाई है, यह जो सेम टू सेम जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे थे उसके हिसाब से जो ऑप्शन थे, सारे के सारे ऑप्शन वही है। मैंने अपने से ऑप्शन कुछ नहीं दिया है। ठीक है। बस आप इस वीडियो को देखो। आप यूपीएसएसएफ यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। आप सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक मैंने पिक्चर लगा रखी है। ठीक है। ये यूपीएसएफ का लोगो है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। मतलब इसका जो मतलब हुआ यूपीएसएस। ठीक है। इसमें लिखा हुआ यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो हमारे सामने कौन सा ऑप्शन से होगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस राज्य के पहल है? ऑप्शन ए गुजरात, असम, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि निवेश मित्र जो एप्लीकेशन है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के पहल है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह जो टॉपिक है, यह जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से लिया गया है। ठीक है। इकोनॉमिक्स से इसमें पूछा है विमुद्रीकरण। ठीक है ना। ये जो है विमुद्रीकरण वो क्या होता है? ठीक है। आपको ये बताना है नोटबंदी, कैशलेस, कोई मुद्रा नहीं या फिर नई मुद्रा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि विमुद्रीकरण क्या होता है। ठीक है। तो इसको आसान भाषा से हम ये कह सकते हैं कि विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी। अगर हमारे देश में या फिर किसी देश में कोई करेंसी चल रही है, ठीक है, तो उस करेंसी की कोई वैल्यू ना हो, उस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं। अगर एक मान लीजिए ये 10 रुपये का, ये 10 नहीं 100 रुपये का, अगर ये 100 रुपये का नोट है, ठीक है, तो इस पे जो अंकित मूल्य है 100 रुपया, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कब? जब विमुद्रीकरण होगा। ठीक है ना। तो जब विमुद्रीकरण होगा या फिर नोटबंदी होगी तो उस टाइम पे हमारे किसी भी नोट की जो वैल्यू होगी वो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। गुड। अभी जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक मिनट, कि किसी मुद्रा इकाई को वैध मुद्रा के रूप में उसकी स्थिति से वंचित करना। सरल शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि जब किसी मुद्रा का विमुद्रीकरण होता है तो उस मुद्रा का अंकित मूल्य समाप्त हो जाता है। मैंने कहा था कि अगर 100 रुपया का नोट हो या फिर 500 रुपया का नोट हो तो उस नोट की जो वैल्यू होती है वो समाप्त हो जाएगी अगर विमुद्रीकरण होगा तो। ठीक है। वह किसी भी तरह का लेन देन के लिए वैध मुद्रा के रूप में उपयोग करने के लायक स्थिति नहीं रह सकती। मतलब कि अगर विमुद्रीकरण होगी तब उस मुद्रा के सहारे हम किसी भी वस्तुओं का लेन देन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा है कि आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत हरित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए समेकित, ऑप्शन बी कृषि भूमि, ऑप्शन सी बाग भूमि, ऑप्शन डी धृति या फिर होल्डिंग। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है होल्डिंग। ठीक है। होल्डिंग, धृति। इसका राइट आंसर धृति होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पांचवा, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? सोर्सिंग, लॉजिंग, चीटिंग या फिशिंग। ठीक है, मतलब एक प्रकार की यह तरफ चीटिंग है, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्राइम भी है, चीटिंग के साथ क्राइम भी है। ठीक है ना, कि जैसे अगर हम किसी का यूजर नेम लेकर के या फिर पासवर्ड लेकर उसका मिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि इस सिस्टम को या फिर इस विधि को क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फिशिंग। ठीक है, फिशिंग के अंदर साइबर क्राइम होती है। ठीक है, फिशिंग के अंदर क्या होती है भैया? साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम के अंदर आएगा। ठीक है ना, ये साइबर क्राइम के अंदर आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका, बांग्लादेश, टर्की, सर्बिया, थाईलैंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि टका किस देश की मुद्रा है। तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है भैया, किसकी मुद्रा है? वो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। आप देख सकते हैं टका जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, अब हमारे सामने तीन ऑप्शन और बचे हैं, टर्की, सर्बिया, थाईलैंड। ठीक है, तो हमको ये भी चेक करना है कि ये जो कंट्री है, इन कंट्री का जो मुद्रा है उनका नाम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं टर्की के ऊपर। तो टर्की का मुद्रा जो है वो है टर्किश लीरा। ठीक है, क्या बोलते हैं अगर इधर हम लिखें टी फॉर टर्की, ठीक है, तो इसे बोलेंगे टर्किश लीरा। टर्किश लीरा मतलब कि टर्की की जो मुद्रा है वो टर्किश लीरा कहलाएगी। अगर हम बात करें सर्बिया की, ठीक है, तो सर्बिया की होगी सर्बियन दिनार। ठीक है, अगर हम बात करें सर्बिया की तो इसके होगी सर्बियन दिनार। सर्बियन, सर्बनियन या फिर सर्बियन, सर्बियन, एक मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे ऐसे सर्बियन दिनार। ठीक है, अगर हम बात करें थाईलैंड की, थाईलैंड का होगा थाई बात। ठीक है, क्या होगा भैया? थाईलैंड से थाई बात। ठीक है ना, ये थाई और ये बात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? बांग्लादेश। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। ठीक है, टका निम्नलिखित किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है। अगर टर्की की बात करें तो टर्की की मुद्रा कहलाएगी टर्किश लीरा, सर्बिया का सर्बियन दिनार और थाईलैंड का थाई बात कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो आपको ये बताना है। पहला है कि जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ठीक है, चौथा है कि वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगते हैं। ठीक है, तो पहले हमें यह समझना है कि जीएसटी क्या है। पहले ये समझना है कि जीएसटी क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वस्तुओं एवं सेवा कर, वस्तुओं एवं सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जीएसटी क्या है भैया? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, एक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इसको हम डायरेक्ट पे नहीं करते। अगर मान लीजिए, समझिए, अगर ये मान लीजिए ये हमारा एक फोन है। ठीक है, ये फोन है, ये मोबाइल है। ठीक है, अगर इसकी कीमत अगर 10,000 रुपये है, कीमत कितनी है? 10,000 रुपये। ठीक है, अगर हम लेने जाते हैं तो इसमें जीएसटी टैक्स पहले ही से ऐड होता है। ठीक है, जीएसटी टैक्स ऐड करके इसका दाम निकाला जाता है और हम देते हैं 10,000 रुपये देते हैं और मोबाइल लेके चले आते हैं। हमने मोबाइल लिया लेकिन हमने अलग से जीएसटी पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से जीएसटी टैक्स ऐड हुआ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं
इनडायरेक्ट टैक्स या फिर अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, मोबाइल तो ले लिया, मोबाइल के साथ साथ आपने टैक्स भी पे कर दिया है, लेकिन आपको पता नहीं चला, इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। पहली बात, ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विसेज एंड टी फॉर टैक्स। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। अब क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ देगा कि मान लीजिए कि जीएसटी जो है वो भारत में कब लागू हुआ था, पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो ये जो है 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। ठीक है ना, कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। ठीक है, अगर पूछता है कि सबसे पहले भारत के किस राज्य में जीएसटी लगाया गया था, सबसे पहले भारत के किस राज्य में जीएसटी लागू हुई थी, तो हम कहेंगे असम। हमारे देश का असम पहला राज्य है जहां पे जीएसटी सबसे पहले लगा था। ठीक है, सबसे पहले जीएसटी लगा था यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई ये पूछ दे कि जीएसटी का जनक किसे कहते हैं, जीएसटी का जनक, फादर, जीएसटी फादर किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे फ्रांस को। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहीं पे आ सकते हैं। पहली बात, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, ये कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, यह भारत में कब लागू हुआ था, तो यह 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो यह असम में लागू हुआ था। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जीएसटी पूरे देश में लागू है, ऐसा नहीं है कि असम में लागू है और यूपी में लागू नहीं है। ठीक है, ठीक है, दूसरी बात ये है कि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, बिल्कुल ये एक गंतव्य आधारित कर, ये भी सही बात है। ठीक है, और चौथा ये कि इस वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार कर लगते हैं। बिल्कुल, वस्तु जैसे कि मान लिया आप फोन लिए, टीवी लिए, फ्रिज लिए, वस्तु हो गया। ठीक है, सेवा में क्या है, सेवा में मान लो कि आप सेवा दे रहे हैं, जैसे कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, या फिर कहीं होटल वगैरह में रह रहे हैं, तो ये सेवा है, तो यहाँ भी टैक्स लगती है, तो ये बिल्कुल बात ही सही है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ यहाँ देख लीजिए आप, कच्छ जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो हमारे सामने ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, या फिर दीनदयाल पोर्ट, पारादीप बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मोरमुगुआ बंदरगाह। ठीक है, तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो कांडला बंदरगाह है, कांडला, वो जो है गुजरात में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यह जो है वो कांडला गुजरात में मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें पारादीप की, तो पारादीप उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन था, मोरमुगुआ, ये मोरमुगुआ था आपका, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, मोरमुगुआ कर्नाटक में, कांडला गुजरात में, पारादीप आपका उड़ीसा में पड़ता है। और एक था, 1 मिनट देखते हैं क्या था, और था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, देखते हैं कि ये कहाँ पे है भैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, हाँ बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू देख सकते हैं, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, सारे पोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, अगर हम कांडला की बात करें तो कांडला गुजरात में, मुंबई पोर्ट मुंबई में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई पड़ता है, मोरमुगुआ पोर्ट कर्नाटका में, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, कोची पोर्ट केरल में, और टूटीकोरिन, अच्छा तूतीकोरिन ये, ओके, तूतीकोरिन पोर्ट जो है आपका तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में, एन्नोर पोर्ट या फिर कामारजार पोर्ट, ये भी आपको तमिलनाडु पड़ता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, और कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एक और पोर्ट है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, जो कि आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सारे को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको याद कर सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक न एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा कि ये कौन सा पोर्ट कौन से राज्य में है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा कांडला। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कांडला। चलिए आगे, अब है
कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डायरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एनसीडीएफआई की लोगो जो कुछ इस प्रकार से दिखाता है, और इनके ये जो चेयरमैन है ये भाई साहब, इनका नाम है मिनसा शाह, मिनसा शाह कुछ ऐसा कुछ नाम है इनका। ठीक है, मिनेश शाह, इनका नाम मिनेश शाह है। ठीक है, तो ये कुछ 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछते हैं। ठीक है, टोटल 38-39 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो मुख्य जीएस है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आनंद होगा। ठीक है, आनंद जो है आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आनंद कहाँ पड़ता है भैया? आनंद जो है आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, हालांकि ये गुजराती है तो वहीं खोलेंगे भैया हेडक्वार्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को विकास के लिए प्रेरित करने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगर आप वाकई में एक विद्यार्थी हैं तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। क्यों? इसका आंसर अगर आपको इसका उत्तर आपको पता भी नहीं है, अगर ये तीनों का उत्तर, अगर ये तीनों का नाम आप जानते हैं तो इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो होगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। आपको पता भी नहीं है फिर भी आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी के जो 3 पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार इसका संबंध खेल से, ध्यानचंद पुरस्कार इसका संबंध भी खेल से, द्रोणाचार्य पुरस्कार इसका संबंध भी खेल से। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो गुरु को दिया जाता है, गुरु को सम्मान मिल सके। अगर कोई खेले फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, उसमें जो कोच होते हैं, उसमें जो गुरु होते हैं, जो सिखाते हैं उनको खेलने के लिए, वो सबसे जो बेस्ट होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, चलिए आप ये देख सकते हैं पशु हैं काफी, दूध वगैरह सब दिखाई दे रहा, तो ये जो पुरस्कार होता है ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने हाल ही में, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया नेट वाला, आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा कट कर दीजिए। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दे दी है? मंजूरी दी है। ठीक है, कैसा होता है प्रवासन और गतिशीलता समझौता हुआ है, किसके बीच? पहला तो कन्फर्म है, एक हमारा जो आपका दिख रहा है इंडिया। ठीक है, अगर आप ये देख सकते हैं ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग भरे हमारे इटली का है। ठीक है, ये फ्लैग किसका? इटली का। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इंडिया इटली माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, एक इंडिया दूसरा इटली होगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा, इटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक, क्या फास्ट अटैक जो सीन है, ठीक है ना, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? ये उस समय की बात हुई थी जब आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। ये उस टाइम का ये करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये जो हमारा ये INS है, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये हमारा INS कोबरा, ठीक है, क्राफ्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कोलंबो। ठीक है, कोलंबो जो श्रीलंका में पड़ता है, इसका राइट आंसर होगा कोलंबो। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना आजाद और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये बड़ी फेमस है, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, आप अगर आपको इनका आपको नाम पता होगा तो आप देख सकते हैं, ये हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हैं, जो उनको खुदाई खिदमतगार का संस्थापक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI सॉफ का उद्घाटन किया है? श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर AS जयशंकर, श्री अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी। ये चारों ऑप्शन में सबसे खतरनाक ऑप्शन श्री नरेंद्र मोदी का है। अगर हम एग्जाम देने जाते तो डायरेक्ट इसका आंसर मारते नरेंद्र मोदी, अगर मुझे पता भी नहीं होता तो। ठीक है, एक तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, और इसका संयोग से इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि इन्होंने ही
इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? अगर हम बात करें पूर्वी तट की, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पूर्वी तट है, ठीक है, पूर्वी तट है। तो पहले आपको ये समझना है कि पूर्वी तट पर कौन से स्टेट है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस ऊपर देखते तो यहाँ पे हमारा कोलकाता पड़ जाएगा, ये इधर हमारा उड़ीसा पड़ जाएगा, ये हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा इधर तमिलनाडु हो जाएगा। इस इलाके में, सॉरी, इस इलाके में हमारा तमिलनाडु। तो ये है जब हमारा उड़ीसा का जो इलाका है ना, ये उड़ीसा का इलाका है, यहीं पे हमें मिलती है चिल्का झील। क्या मिलती है? चिल्का झील मिलती है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अभी तो क्वेश्चन ये पूछा कि सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपने बोल दिया ये चिल्का झील है। ठीक है, अगर पूछ देता कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में है, तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भारत के उड़ीसा में ये है। ठीक है, अगर ये तीन ऑप्शन और है। लोनारकरट झील कहाँ पे? तो ये भैया आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? ये आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बोलेगा पंचभद्रा साल्ट कहाँ है? तो पंचभद्रा साल्ट आपका राजस्थान में है। कहाँ पे भैया? राजस्थान में है। और कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 4 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में, लोनारकरट झील महाराष्ट्र में, पंचभद्रा राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए। ये तो गलती से आ गया। ठीक है, आपको ये बताना है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 5, 6, 7, 8। हमारा राइट ऑप्शन जो है वो होगा सी, 7। ऑप्शन सी, 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हैं इसके स्क्रीन पर, देखिए आप लोग, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के जो ये तट है, पूर्वी तट, यहीं पे जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा कुछ ग्रेट बैरियर रीफ कुछ बाहर से अगर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है, काफ़ी घूमने का जगह है, पर्यटन स्थल है, और अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। कई सब प्रकार की मछलियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, उसको समझना है क्या ऐसी। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री हम बताएंगे, इतिहास इसका बारे में, ये चीज क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि संविधान सभा का पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, पहली बात। तो जब बैठक हुई थी ना, तो इस बैठक में मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार कर दिया था। बोला कि भैया आपका संविधान, आपका सभा है, आप बैठिए, हम लोग नहीं बैठिए। बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान, ये जो उनका जो मांग था पाकिस्तान की, इस मांग को लेकर उन्होंने इसका बहिष्कार किया। ठीक है, चलिए अब हम ये समझते हैं कि जब पहली बैठक हुई थी तो टोटल 211 मेंबर इसमें भाग लिए थे। ठीक है, 211 सदस्य जो है इसमें भाग लिए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब पहली बैठक हुई तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
आप लोग वर्ड पे जो ध्यान मत दीजिएगा, लिखावट पे। आप समझिएगा क्या बोले। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है तो इस सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में क्या सीन हुआ कि इसका इलेक्शन हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, इलेक्शन निर्वाचित किया गया, ठीक है। कहा गया कि भैया आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले साहब को चुना गया और यही हमारे 1946 में भारतीय संविधान का एक अध्यक्ष थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या करते हैं, इसमें क्या हुआ कि एक अध्यक्ष थे और दो उपाध्यक्ष थे, ठीक है। जब संविधान सभा के जब बैठक हुई तो उसमें दो उपाध्यक्ष भी थे। उनका नाम, पहला नाम था डॉक्टर एस सी मुखर्जी, डॉक्टर, एक मिनट यहाँ पे, डॉक्टर एच सी मुखर्जी, ठीक है। मिस्टेक, डॉक्टर एच सी मुखर्जी, आप समझ जाइएगा, ठीक है। और दूसरा नाम है वी टी कृष्णमाचारी, वी टी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो एक थे डॉक्टर एस सी मुखर्जी, दूसरा थे बी टी कृष्णमाचारी। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष डॉक्टर एस सी मुखर्जी, और दूसरा थे बी टी कृष्णमाचार्य, ठीक है। हमारा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। अब ये है हमारा क्वेश्चन, ये है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोधायन, भावभूति, वार्णभट्ट और हरिसेन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा हरिसेन, ठीक है। ऑप्शन आंसर क्या है, हरिसेन। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की गई थी। और आपको ये बताना है कि हरिसेन जो था वो किसके दरबारी कवि था, किसका दरबारी कवि था, ठीक है, हरिसेन। तो हरिसेन जो भैया है वो समुद्रगुप्त का, ठीक है, इसका समुद्र। एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है, गुड। इसका राइट आंसर हरिसेन होगा। आगे बढ़ते, अंगूर की उपज, खेती और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या फिर सेरिकल्चर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा विटीकल्चर, ठीक है। क्या होगा, विटीकल्चर। इसका जो राइट आंसर होगा विटीकल्चर। विटीकल्चर से ही अंगूर के खेती से संबंधित है। बाकी जो हमारा ये हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इसका संबंध है बागवानी फसलों से। किससे, बागवानी, बागवानी फसल, जैसे कि फल फूल वगैरह, सब्जियां वगैरह सब जो है उसमें आते हैं। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का संबंध हमारा है मछली से। मछली पालन अगर कोई करता है तो उस चीज को हम बोलते हैं पीसी कल्चर। सेरिकल्चर, इसको हम बोलते हैं रेशम कीट का अगर पालन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेरिकल्चर, रेशम कीट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, पीसीकल्चर मतलब मछली पालन, विटीकल्चर मतलब अंगूर का उत्पादन, और सेरिकल्चर मतलब रेशम कीट का पालन, ठीक है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है, बेलाडीला की पहाड़ियां बैल की कुब्बड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में देखने को मिलती है। काफी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो है वो बेलाडेला की पहाड़ियां है, और इसका जो कुछ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से रचना है, ठीक है। तो ये क्या है, बैल के कुब्बड़ की तरह इसका जो है रचना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि यह भारत के किस राज्य में देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। क्या होगा, छत्तीसगढ़। चलिए
अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर, ये हमारा इंडिया का पोर्शन है, ये हमारा इंडिया है, और ये हमारा यहाँ जो है श्रीलंका है, और यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ है चैनल जिससे ये दोनों अलग होते हैं। तो उसका नाम बताना, तो उसका नाम है पाक, जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पाक, जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब अगर हम देख सकते हैं कि इधर भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि ये भारत है और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो हम क्या बोलेंगे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगर हम बात करें भारत या बांग्लादेश, ठीक है, अगर इसकी बात करें यहाँ, ओहो यहाँ पे भारत और बांग्लादेश की, तो यहाँ भी हमारे रेड क्लिफ रेखा ही है। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा की मदद से भारत पाकिस्तान अलग होता है और रेड क्लिफ से भारत और बांग्लादेश भी अलग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे इस पोर्शन में भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक रेखा है जिसका नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, क्या नाम है? डूरंड। ठीक है, तो डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और भारत को अलग करती है। अगर हम बात करें चाइना की, ये जो चाइना पूरा बॉर्डर हमारा देख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं, एक मिनट। ये रहते हैं। अगर हम इस टॉपिक को, अगर इस एरिया को देखते हैं, ये हमारी जो एरिया है चाइना वाला, ठीक है, तो ये अगर कोई पूछे कौन सी रेखा भारत और चीन को अलग करती है, तो हमारे सामने आंसर ये रहेगा कि इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन। तो मैकमोहन भारत और चीन को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को और भारत और बांग्लादेश को भी। ठीक है, और अफगानिस्तान और भारत को डुरंड रेखा अलग करती है। ठीक है, चलिए भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। ठीक है, चलिए सबसे एक हमारा बिहार में काफी इंपॉर्टेंट मेला लगता है, वर्ल्ड फेमस मेला है सोनपुर पशु मेला, जो हर साल भारत के बिहार राज्य में लगता है। अगर कोई यूपी बिहार से होगा तो ये जानते होंगे कि सोनपुर का जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो भैया वो बिहार में लगता है। राइट आंसर इसका जो है वो बिहार होगा। ठीक है, वो बिहार में लगता है। अब विश्व पुस्तक दिवस, ठीक है, विश्व पुस्तक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 25 जून, 7 अप्रैल, 5 जून और 23 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कूल्हा कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है भैया? कूल्हा कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में कहा जाता है। केरल, कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारतीय जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, उप महारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार और आयुक्त जनगणना, भारतीय जनगणना अधिकारी या फिर जनगणना अधिकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। महारजिस्ट्रार और आयुक्त जनगणना, भारत जनगणना अधिकारी। ठीक है, अब एक कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? महादेवी, महाकवि कालिदास, भारवी और कलहण। तो इसका राइट आंसर होगा महाकवि कालिदास। कुमार संभवम, महाकवि कालिदास। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, नालको, नालको का राइट आंसर जो होगा वो होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। यहीं पर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि नालको का स्थापना कब हुआ, तो हम बोलेंगे 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। नालको की स्थापना
1981 में हुई थी। WHO WHO सॉरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी जानते हैं कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए, किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रामीणकरण, औपनिवेशीकरण, अनियोजित विकास और शहरीकरण। इसका राइट आंसर जो है वो शहरीकरण है, ठीक है। शहरीकरण इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना होगा। ऑप्शन ए चमकीली मिट्टी के बर्तन, साड़ी बुनाई, चिकन करी, या फिर कालीन बुनाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको ये बताना है, इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। बताइए, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। बताइए क्या इसका आंसर है? चमकीली मिट्टी के बर्तन, साड़ी बुनाई, चिकन करी, या फिर कालीन बुनाई। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर जो होगा वो चमकीली मिट्टी के बर्तन होगा। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष, कौन सा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है? सभी जानते हैं, बांस, बरगद, अशोक, बांज। ये आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर बांस बरगद होगा। और बरगद की पिक्चर आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा बरगद है, ठीक है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पंछी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बलिया, गोंडा, संत कबीर नगर, इटावा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बलिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बलिया जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो बलियास होंगे वो घूमे भी होंगे सुरहा ताल, देखे भी होंगे सुरहा ताल कैसा दिखता है, ठीक है। बलिया इसका राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट का नाम सुना होगा, यूज भी किए होंगे, लेकिन आपने लिंक्डइन का नाम सुना, शायद कुछ सुने होंगे लेकिन ज़्यादातर सुने नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर जो है लिंक्डइन होगा, ठीक है। क्या होगा भैया? लिंक्डइन इसका राइट आंसर है। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मभूमि है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भाई सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि होली खेल रघुवीरा, ब्रज में होली खेल। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आप देख सकते हैं कि ये हमारा अकबर का मकबरा है। आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर है। एटा, उन्नाव, रामपुर, सिकंदरा। इसका राइट आंसर है सिकंदरा, सिकंदरा में देखने को मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में धान और मक्की खेती करते हैं तो कुछ डांस वगैरह कर लेते हैं यहाँ की, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कजरी, रसिया, हुड़का बॉल, या फिर चरकुला। तो इसका राइट आंसर जो होगा हुड़का बॉल। हुड़का बॉल जो है कि आपको देखने को मिलता है जब यूपी में धान और मक्की की खेती होती है, तो ठीक है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? ऑप्शन ए मैडम एनी बेसेंट, मैडम भिकाजी कामा, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप देख सकते हैं ये हमारी मैडम एनी बेसेंट है और इन्हीं के सहयोग से साहब ने BHU की स्थापना की थी, ठीक है। बनारस मैडम एनी बेसेंट, ठीक। चलिए फिर अपनी तैयारी जो अच्छे से कीजिए। आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट जो शिफ्ट हुआ था सेकंड पेपर उसको लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।